हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर हम कल्चर एंड टूरिज्म के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए इंडिया में या फिर आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया है वो है ललित कला अकेडमी। कला यानी कि आर्ट। तो एक ऐसी एकेडमी है जो आर्ट को बचाने की, आर्ट को प्रमोट करने की, खासकर इंडिजीनियस यानी कि इंडियन आर्ट को बचाने की, इंडियन आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करती है। द नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स वॉज सेटअप इन 1954। तो ललित कला अकेडमी को जो है हम अंग्रेजी में नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी 1954 में। इट इज द गवर्नमेंट्स एपेक्स कल्चरल बॉडी इन फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया। विजुअल आर्ट्स का माना यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, प्रिंट मेकिंग, डिजाइन, क्राफ्ट्स, फोटोग्राफी, जो कोई भी हमें नजर आते हैं, जो हम देख सकते हैं आर्ट्स को, तो उस तरीके के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो है विजुअल आर्ट्स जो हम ब्रॉड कैटेगरी में कहते हैं, उसे जो है प्रमोट करने के लिए या फिर एक एपेक्स बॉडी की तरह भी जो रेगुलेट करती है, देखती है कि कितना आर्ट का रिलेटेड डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है और अवार्ड भी करती है इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट को। तो इस तरीके से ललित कला अकेडमी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट बॉडी है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी विच इज फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जाहिर सी बात है कि जो कोई भी कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ललित कला अकेडमी का लोगो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट आता है वो है संगीत नाटक अकेडमी, यानी कि इट इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। यहाँ पर हमने विजुअल आर्ट्स के बारे में देखा, ललित कला अकेडमी। अब यहाँ पर डांस, म्यूजिक और ड्रामा, इन तीनों के बारे में रिलेटेड जो पायोनियर है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि संगीत नाटक अकेडमी है। इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में एक पायोनियर, एक लीडर माना जाता है इंडियन इंडिजीनियस म्यूजिक, डांस और ड्रामा को बचाने के लिए। In 1961, the Sangeet Natak Academy was reconstituted by the government as a society and registered under the Societies Registration Act 1860। तो फिलहाल के लिए संगीत नाटक अकेडमी जो है वो एज अ सोसाइटी की तरह काम करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है वो है द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, स्पेसिफिकली ड्रामा रिलेटेड। One of the foremost theatre institutions in the world and only one of its kind in India was set up by संगीत नाटक अकेडमी in 1959। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, संगीत नाटक अकेडमी तो म्यूजिक, डांस और ड्रामा रिलेटेड देखती है। तो विद इन दिस स्पीयर ड्रामा जो है सेपरेट है, एक बहुत बड़ा एक फील्ड है। थिएटर आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह भी इसी के नीचे आती है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है ड्रामा रिलेटेड, थिएटर आर्ट रिलेटेड इश्यूज को लेकर। Later in 1975, it became an autonomous organization totally financed by Department of Culture। तो एज ऑफ नाउ ये एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का लोगो है। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन है साहित्य अकेडमी। देखिए, ये सभी जितने भी अकेडमीज हैं उनके स्पेसिफिक अलग अलग काम है। बहुत याद रखिएगा, हम इंटरचेंज उन्हें कर नहीं सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन या फिर हर इंस्टीट्यूट अपने अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड से ही डील करता है। India's National Academy of Letter promotes literature in 24 languages of India recognized by it। तो साहित्य अकेडमी स्पेसिफिकली लिटरेचर से डील करता है, यानी कि जो पोएट्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, जो खासकर लेटर्स होते हैं, यानी कि लेटर्स यानी कि जो किताबें वगैरह लिखते हैं, तो इस तरीके के लिटरेचर को जो प्रमोट करता है वो साहित्य अकेडमी है। और साहित्य अकेडमी लगभग 24 अलग अलग इंडियन जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है अपनी सर्विस जो है वो देता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इज अवार्डेड टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन द 24 इंडियन लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द अकेडमी। तो पूरे 24 अलग अलग जो इंडियन लैंग्वेजेस है जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं साहित्य अकेडमी से, तो वहां पर हर कैटेगरी में मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक या फिर बुक्स का जो लिटरेरी मेरिट है या फिर अवार्ड जो है वो पब्लिश किया जाता है, वो साहित्य अकेडमी देती है। भाषा सम्मान, ट्रांसलेशन प्राइज, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार आर ऑल्सो अवार्डेड बाय साहित्य अकेडमी। ये सभी जो अवार्ड्स हैं ये सभी लिटरेचर से रिलेटेड है, लिटरेरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट से ही रिलेटेड है। इनके अवार्ड्स भी साहित्य अकेडमी ही देता है। अगला इंपॉर्टेंट चाहिए कि हम चंद प्रोग्राम्स के बारे में बात करें। तो अगला इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है जो कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने में, अपलिफ्ट करने में या फिर उसे डेवलप करने में जो बनाया गया है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम। आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम है। इट वॉज अनाउंस्ड इन 2015 ऑन ओकेशन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे अनाउंस किया हुआ था।
द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव आर टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जाहिर सी बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई गई है, तो ही इज एक्चुअली द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पूरे इंडिया को जो है यूनाइटेड किया हुआ था। हम सभी जानते हैं जब हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेशन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जाहिर सी बात है कि उनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये एक ऑब्जेक्टिव लिया गया था, एक इनिशिएटिव लिया गया था कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। थ्रू अ डीप एंड स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट बिटवीन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, थ्रू अ ईयर लॉन्ग प्लान्ड एंगेजमेंट बिटवीन स्टेट्स, खासकर कल्चर एंड ट्रेडिशन को हाईलाइट करने की यहाँ पर एक कोशिश की जाती है। पूरे अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी किस तरीके से है और आखिरकार यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल इंडिया किस तरीके से है, इन सभी चीजों के बारे में डील करते हैं। इनडायरेक्टली भारत को जो है भारत की महानता खासकर कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर किस तरीके से वी हैव अ वेरी रिच हेरिटेज, ये बताना जो है इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा एम है। जोनल कल्चरल सेंटर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जोनल कल्चरल सेंटर्स भी जो है वो एस्टेब्लिश किए हुए हैं। दे एम टू अराउज अवेयरनेस ऑफ लोकल कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इंडिया कहते हैं तो इंडिया बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग फिर से रीजन्स स्टेट्स वगैरह मिलने को दिखते हैं। तो जोनल लेवल में जो है ये जोनल कल्चरल सेंटर्स जो है वो खासकर अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जोन, तो इस तरीके से अलग अलग जो 6 जोन्स हैं उसमें कल्चर जो है वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो ये कल्चरल जोनल कल्चरल सेंटर्स जो है वो स्ट्राइव करते हैं वो जोन से, वो रीजन से रिलेटेड जो कोई भी लोकल कल्चर है, जो कोई भी आर्ट वहां पर है उसे प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह सकूं तो साउथ इंडिया में खासकर आप कर्नाटक का रीजन देखें तो वहां पर म्यूरल पेंटिंग्स बहुत ही फेमस हैं, या फिर आप आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, वहां पर एक पपेट शो चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तोलू बम्मलाटा। तो उस तरीके से आर्ट्स जो है, कल्चर जो है उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है एट वेरी जोनल लेवल। The 7 zonal centers were established under this scheme during 1985-86 at Patiala, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर एंड नागपुर। यानी कि पूरे भारत देश में जितने भी 6 अलग अलग जो जोन्स हैं वहां सभी पर जो है एक हेडक्वार्टर रखा गया है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स जो कोई भी हैं वो यही आर्कियोलॉजी सर्वे करते हैं। भारत का पुरातत्व विभाग जो है, जो आर्कियोलॉजी के इस पेशे में इन्वॉल्व है, जो बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह, एक्सकवेशंस वगैरह करता है, बहुत ही प्रीमियर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861, तो ये ब्रिटिश एरा का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1861 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इट फंक्शंस एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जाहिर सी बात है हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन रिलेटेड जो कोई भी है, याद रखिएगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आते हैं, तो एक अटैच ऑफिस है। Under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, the Archaeological Survey of India has declared 3,686 monuments or sites to be of national importance in the country, which includes 21 properties that are inscribed on World Heritage List by UNESCO. दरअसल इस Archaeological Survey of India का काम ही यह है कि पूरे देश भर में एक्सकवेशंस करता है, मॉन्यूमेंट्स को जाकर देखता है, साइट्स वगैरह देखता है और उन्हें अनाउंस करता है कि दिस स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट और साइट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अब चाहिए कि हम उस नेशनल इंपॉर्टेंस के साइट को प्रिजर्व करें, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो कोई भी एक्टिविटी वगैरह चलती है, इकोनॉमी की हो, इवन डेली लाइफ की जो लोगों की हो, वो थोड़ी बहुत कंट्रोल की जाती है, क्योंकि उस एरिया को, उस साइट को या फिर उस मॉन्यूमेंट को बचाने का जिम्मा अब भारत सरकार अपने हाथ में लेती है। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टोटल जितने भी मॉन्यूमेंट्स 3686 मॉन्यूमेंट्स जो इन्होंने अनाउंस किए हुए हैं उसमें से 21 जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर साइट्स या फिर मॉन्यूमेंट्स जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है। यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का जो एक लिस्ट होती है इंपॉर्टेंट दुनिया भर के, उसमें लिस्ट में से 21 जो है वो इंडिया के प्रॉपर्टीज हैं। The epigraphy branch at Mysore carries out research work in Sanskrit and Dravidian languages, while the one at Nagpur carries out research work in Arabian and Persian. Epigraphy यानी कि the study of inscriptions, जो ancient inscriptions हमें देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो excavations में हमें inscriptions देखने को मिले हैं, तो epigraphy जो है वो study of inscription है। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं पूरे देश भर में इंपॉर्टेंटली, एक मैसूर का ब्रांच जो कि संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेजेस में, द्रविडियन लैंग्वेजेस यानी कि तेलुगु, तमिल, जो कि साउथ इंडिया में ज्यादातर बात किए जाते हैं, और जो नागपुर में ब्रांच है वो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस में जो है, खासकर इन लैंग्वेजेस में जो इंस्क्रिप्शंस है उन्हें लेकर ये रिसर्च करता है। म्यूजियम्स, ये भी जो है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का ही एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि म्यूजियम्स को भी जो है हमें बचाना चाहिए और हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि म्यूजियम्स आर एक्चुअली द प्लेस वेयर वी रिविजिट आवर ग्लोरियस हिस्ट्री और पास्ट। The National Museum functions as an subordinate office under the Ministry of Culture since 1960. नेशनल म्यूजियम पूरे देश भर में सबसे बड़ा म्यूजियम है, सबसे इंपॉर्टेंट भी म्यूजियम है और ये न्यू दिल्ली में है।
The National Gallery of Modern Arts, New Delhi was founded in 1954 to promote and develop contemporary Indian art. खासकर इंडियन आर्ट के लिए ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बनाया गया है. National Council of Science Museums, an autonomous body under the Ministry of Culture, is largest network of science centers or museums in the world functioning under a single administrative control. यानी कि देश भर में जितने भी छोटे बड़े म्यूजियम्स वगैरह होते हैं उन सभी का एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह ये काम करता है. The concept of museums on wheel was introduced in India in 1965 when mobile science exhibition programs started as mobile science museums at Ramakrishna Mission School, Kolkata. Museums on mobile आपने देखा होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में एक बड़ी सी बस या फिर एक वैन आती है जिसमें इस तरीके के पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं. वो स्कूल या फिर कॉलेजेस वगैरह जाती हैं और बच्चों को जो है किसी म्यूजियम के पास जो है अपने शहर अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद म्यूजियम उनके पास आती है. ये भी एक इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ था ताकि हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बचा सके, लोगों में अवेयरनेस ला सके. तो म्यूजियम ऑन व्हील्स जो है एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. लाइब्रेरी, जाहिर सी बात है अभी हमने म्यूजियम्स के बारे में देखा जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जो स्कल्पचर्स वगैरह को बचाने में जो है लगा हुआ है. और लिटरेचर यानी कि किताबें वगैरह जो है वो ऑफकोर्स लाइब्रेरीज जो है वो प्रिजर्व करती हैं. द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता वॉज फाउंडेड इन 1891. देखिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अभी जितने भी हमने बात किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात की, ये सभी ब्रिटिश एरा के हैं. इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमने इन्हें एक नेशनल स्टेटस दिया हुआ है. इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पूरे देश की, कोलकाता में है. द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1891. ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ये दिल्ली में है. Since 1969, the library has been housed at Shastri Bhavan, New Delhi. National Mission on Libraries has been set up by Ministry of Culture in 2012. तो लाइब्रेरीज को लेकर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज यानी कि पूरे देश भर में जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए जो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो है वो बनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2012 इन परस्यूएंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन फॉर सस्टेन्ड अटेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेक्टर. तो लाइब्रेरीज को रिलेटेड उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो किताबें वगैरह है, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए जो है नेशनल नॉलेज कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए हुए थे. उसके तहत नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज अनाउंस किया गया था. तब यूपीए की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह थे. टूरिज्म से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को हाईलाइट करने का ही एक रीजन है. Foreign tourist arrivals during 2018 were 10.56 millions. अप्रोक्सीमेटली देखिए 10.56 मिलियंस जो थे वो फॉरेन टूरिस्ट आए हुए थे इंडिया को विजिट करने के लिए जस्ट इन 2018 विद अ ग्रोथ ऑफ 5.2% ओवर द सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर. तो ओवरऑल टूरिज्म में जो ग्रोथ है वो समवेयर अराउंड 5.2% हमें देखने को मिलता है. हर साल लगभग 5 से 7% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है. और खासकर जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो डिमांड और भी ज्यादा है. A National Medical and Wellness Tourism Board has been set up to work as an umbrella organization to govern and promote medical tourism in India. जाहिर सी बात है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और खासकर अगर मैं कह सकूं तो साउथ ईस्ट एशिया में जो थाईलैंड, मलेशिया वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं वो इंडिया में आते हैं क्योंकि इंडिया में सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं यहाँ पर टू मेडिकल फैसिलिटी रिलेटेड. और कॉस्ट भी जो है वो थोड़ा बहुत अफोर्डेबल है व्हेन यू कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके. तो इंडिया जो है हाल ही में ही यानी कि रिसेंटली एक 10-12 साल से जो है मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक हॉटस्पॉट बना हुआ है. तो इस तरीके से उस मेडिकल टूरिज्म को रेगुलेट करने के लिए, वीजास वगैरह का इशू इजी होने के लिए फॉरेन टूरिस्ट के लिए नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया है. As of now, there are 42 institutes of hotel management comprising 21 central institute of hotel managements and 21 state institute of hotel managements and 10 foodcraft institutes which have come up with the support of ministry. तो यहाँ पर भी आपके culinary skills को बढ़ाया जा सकता है. आप शेफ वगैरह बनना चाहते हैं, प्रोफेशन आप कुकिंग क्या लेना चाहते हैं तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, या फिर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जैसे कि होटल मैनेजमेंट वगैरह, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं. सेंट्रल एज वेल एज स्टेट होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं. ये सभी जो है वो कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं. The Indian Institute of Tourism and Travel Management is an autonomous body under ministry with its headquarter at ग्वालियर, मध्य प्रदेश. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक जब हम आईआईटी टेक्नोलॉजी के लिए आईआईएम मैनेजमेंट के लिए कहते हैं, उसी तरीके से आईआईटीएम जो है वो टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एपेक्स इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है.
द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज बीन सेट अप द इंडियन कलनरी इंस्टीट्यूट एट तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तो स्पेसिफिकली इंडियन कलनरी इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने कहा कि फूड रिलेटेड अगर आप शेफ वगैरह बनना चाहते हैं या फिर आप होटल में खासकर कलनरी इश्यूज को लेकर जो है आप अपना प्रोफेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो इंडियन कलनरी इंस्टीट्यूट जो है वहां पर रखा गया है। और बस ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क भी किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत जो प्रोग्राम्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करंटली जो लॉन्च किए हुए हैं टूरिज्म को, कल्चर को, ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला जो स्कीम हमें देखने को मिलता है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम। आप यही से नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, स्वदेश यानी कि इंडिया, हमारा स्वदेश, खुद का देश, उसका दर्शन यानी कि उसे देखने के लिए, व्यू करने के लिए एक स्कीम बनाया गया है। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो खासकर इंडियंस के लिए ही है, यानी कि एक ट्रैवल पैकेज की तरह जो है ये काम करता है, ताकि इंडियंस जो है अपने इंडिया को पूरी तरीके से देख सके। अंडर इट 13 थीमेटिक सर्क्यूट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट। तो पूरे देश भर में 13 जो है कल्चरल और टूरिस्टिक सर्क्यूट जो है वो बनाए गए हैं अलग अलग पूरे एरिया में जो है, पूरे इंडिया में जो है, ताकि आप किसी एक सर्क्यूट को जो है चूज करें या फिर आप पूरे 13 सर्क्यूट्स अगर घूमना चाहते हैं तो एज एन होल आप पूरे इंडिया का जो है वो दर्शन कर सकते हैं। नेमली नॉर्थ ईस्ट इंडियन सर्क्यूट, बुद्धिस्ट सर्क्यूट, हिमालय सर्क्यूट, कोस्टल सर्क्यूट, कृष्णा सर्क्यूट, डेजर्ट सर्क्यूट, ट्राइबल सर्क्यूट, इको सर्क्यूट। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो 13 सर्क्यूट्स बनाए गए हैं। हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्क्यूट, तो आपको 7 जो सिस्टर स्टेट्स मिलेंगे, आपको वहां का टूरिज्म किया जाएगा। या फिर आप जब हिमालयन सर्क्यूट कहते हैं तो हिमालयन जो प्लेन्स हैं, खासकर गंगा जमुना के, डोअब के हिमालय या फिर बिहार, तो उस रीजन के जो है पूरे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं आपको विजिट करवा दिए जाएंगे। अगेन कोस्टल सर्क्यूट जैसे आप कह सकते हैं, तो कोस्टल रीजन से डील करता है। तो इस तरीके से अलग अलग सर्क्यूट्स बनाए गए हैं। Under the Prasad scheme, another most important scheme, Prasad scheme, 25 sites of religious significance have been identified for development. जाहिर सी बात है कि इंडिया एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है इवन रिलीजियस टूरिज्म के लिए, हिंदुइज्म के लिए तो ऑफकोर्स ये दिस इज द वेरी प्लेस वेयर हिंदुइज्म वाज बोर्न। तो ऐसे कई हमें टेम्पल्स वगैरह मिल जाते हैं। और मुस्लिम टूरिज्म की भी जब हम बात करें तो कई आपको इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स भी मिल जाते हैं, दरगाह वगैरह। और क्रिश्चियंस के लिए भी जो है बहुत अच्छे चर्चेस वगैरह हैं। तो सभी मजहब वालों के इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अंडर प्रसाद स्कीम भी जो है 25 रिलीजियस सिग्निफिकेंट जो रीजियंस है तो उसे जो है चूज किया गया, जैसे कि मथुरा, वाराणसी, अजमेर। तो इस तरीके से 25 साइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं और इसे डेवलप करने की भी कोशिश की जा रही है। स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर 25 आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट्स हैव आल्सो बीन मेड अवेलेबल। तो क्लेनलीनेस के रिलेटेड स्वच्छ भारत से जब हम अभियान के बारे में बात करते हैं तो ये सभी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर भी हमें क्लेनलीनेस वगैरह मेंटेन करनी है। जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं उन पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर किसी तरीके का डर्ट वगैरह वो ना फैलाएं, वहां पर क्लेनलीनेस रखे। तो इस तरीके से स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप भी जो है लॉन्च किया गया है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी टूरिज्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।